नमस्कार श्रोता बंधुओं, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। मेरा नाम है मलय भट्टाचार्य। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ लेखक सआदत हसन मंटो की लिखी कहानी शिकारी औरतें। कहानी शुरू करने से पहले सभी से ये निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कहानी केंद्र को सब्सक्राइब करके उसका एक बेशकीमती हिस्सा बन जाइए, ताकि आने वाले दिनों में अपलोड होने वाली अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सुन सकें और इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं आज आपको चंद शिकारी औरतों के किस्से सुनाऊंगा। मेरा ख्याल है कि आपका भी कभी उनसे वास्ता पड़ा होगा। मैं बंबई में था। फिल्मिस्तान से आमतौर पर बिजली ट्रेन से 6 बजे घर पहुंच जाया करता था, लेकिन उस रोज मुझे देर हो गई, इसलिए कि शिकारी की कहानी पर वाद विवाद होता रहा। मैं जब बंबई सेंट्रल के स्टेशन पर उतरा तो मैंने एक लड़की को देखा जो 3rd क्लास कंपार्टमेंट से बाहर निकली। उसका रंग गहरा सांवला था, नाक नक्श ठीक ठाक था, जवान थी। उसकी चाल बड़ी अनोखी सी थी। ऐसा लगता था कि फिल्म का दृश्य लिख रही है। मैं स्टेशन से बाहर आया और पुल पर विक्टोरिया गाड़ी का इंतजार करने लगा। मैं तेज चलने का आदी हूं, इसलिए मैं दूसरे मुसाफिरों से बहुत पहले बाहर निकल आया था। विक्टोरिया आई और मैं उसमें बैठ गया। मैंने कोचवान से कहा कि आहिस्ता आहिस्ता चले, इसलिए कि फिल्मिस्तान में कहानी पर बहस करते करते मेरी तबीयत परेशान हो गई थी। मौसम सुहावना था। विक्टोरिया वाला आहिस्ता आहिस्ता पुल पर से उतरने लगा। जब हम सीधी सड़क पर पहुंचे तो एक आदमी सिर पर टाट से ढका हुआ मटका उठाए आवाज लगा रहा था, कुल्फी कुल्फी। जाने क्यों मैंने कोचवान से विक्टोरिया रोक लेने को कहा और उस कुल्फी बेचने वाले से कहा कि एक कुल्फी दो। मैं असल में अपनी तबीयत की परेशानी किसी न किसी तरह दूर करना चाहता था। उसने मुझे एक दोने में कुल्फी दी। मैं खाने ही वाला था कि अचानक कोई धम्म से विक्टोरिया में आन घुसा। काफी अंधेरा था। मैंने देखा तो वही गहरे रंग की सांवली लड़की थी। मैं बहुत घबराया। वो मुस्कुरा रही थी। दोने में रखी मेरी कुल्फी पिघलना शुरू हो गई। उसने कुल्फी वाले से बड़े बेतकल्लुफ अंदाज में कहा, एक मुझे भी दो। उसने दे दी। गहरे सांवले रंग की लड़की ने उसे 1 मिनट में चट कर लिया और विक्टोरिया वाले से कहा, चलो। मैंने उससे पूछा, कहाँ? जहां भी तुम जाना चाहते हो। मुझे तो अपने घर जाना है। तो घर ले चलो। तुम हो कौन? कितने भोले बनते हो। मैं समझ गया कि वो किस कमाश की लड़की है, अर्थात किस तरह की लड़की है। चुनांचे मैंने उसे कहा, घर जाना ठीक नहीं और ये विक्टोरिया भी गलत है, कोई टैक्सी ले लेते हैं। वो मेरे इस मशवरे पर बहुत खुश हुई। मेरी समझ में नहीं आता था कि उससे नजात कैसे हासिल करूं। उसे धक्का देकर बाहर निकालता तो उधम मच जाता। फिर मैंने ये सोचा कि औरत जात है, इससे फायदा उठाकर कहीं वो ये बावेला न मचा दे कि मैंने उससे अभद्र मजाक किया है। विक्टोरिया चलती रही और मैं सोचता रहा कि वो मुसीबत कैसे टल सकती है। आखिर हम बेबी अस्पताल के पास पहुंच गए। वहां टैक्सियों का अड्डा था। मैंने विक्टोरिया वाले को उसका किराया अदा किया और एक टैक्सी ले ली। हम दोनों उसमें बैठ गए। ड्राइवर ने पूछा, किधर जाना है साहब? मैं अगली सीट पर बैठा था। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उससे फुसफुसा कर कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है, ये लो 10 रुपए। इस लड़की को जहां भी तुम ले जाना चाहो ले जाओ। वो बहुत खुश हुआ। दूसरे मोड़ पर उसने गाड़ी ठहराई और मुझसे कहा, साहब आपको सिगरेट लेने थे ना, उस ईरानी होटल से सस्ते में मिल जाएंगे। मैं फौरन दरवाजा खोलकर बाहर निकला। गहरे सांवले रंग की लड़की ने कहा, 2 पैकेट लाना। ड्राइवर उससे मुखातिब हुआ, 3 ले आएंगे। और उसने मोटर स्टार्ट की और ये जा वो जा। बंबई का वाकया है। मैं फ्लैट में अकेला बैठा था। मेरी बीवी शॉपिंग के लिए गई हुई थी कि एक घाटन जो बड़े तीखे नैन नक्शों वाली थी बेधड़क अंदर चली आई। मैंने सोचा शायद नौकरी की तलाश में आई है, मगर वो आते ही कुर्सी पर बैठ गई। मेरे सिगरेट केस से एक सिगरेट निकाला और उसे सुलगाकर मुस्कुराने लगी। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम पहचानते नहीं? मैंने आज पहली दफा तुम्हें देखा है।
लाला झूठ मत बोलो, 2 रोज से देखता है। मैं बड़ी उलझन में गिरफ्तार हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरा नौकर फजलदीन आ गया। उसने तीखे नैन नक्शों वाली उस घाटन को अपने कब्जे में ले लिया। ये वाकया लाहौर का है। मैं और मेरा एक दोस्त रेडियो स्टेशन जा रहे थे। जब हमारा तांगा असेंबली हॉल के पास पहुंचा तो एक तांगा हमारे पीछे से निकलकर आगे आ गया। उसमें बुर्कापोश औरतें थीं, जिसकी नकाब अधखुली थी। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में अजीब किस्म की शरारत नाचने लगी। मैंने अपने दोस्त से, जो पिछली सीट पर बैठा था, कहा, यह औरत बदचलन मालूम होती है। तुम ऐसे फैसले एकदम मत दिया करो। बहुत अच्छा जनाब, मैं आइंदा एहतियात से काम लूंगा। बुर्कापोश औरत का तांगा हमारे तांगे के आगे आगे था। वो टकटकी लगाए हमें देख रही थी। मैं बड़ा बुज़दिल हूं, लेकिन उस वक्त मुझे शरारत सूझी और मैंने उसे हाथ के इशारे से आदाब अर्ज किया। उस आधे ढके चेहरे पर मुझे कोई प्रतिक्रिया नजर न आई, जिससे मुझे बड़ी मायूसी हुई। मेरा दोस्त कटने लगा। उसको मेरी इस नाकामी से बड़ी खुशी हुई। लेकिन जब हमारा तांगा शिमला पहाड़ी के पास पहुंच रहा था तो बुर्कापोश औरत ने अपना तांगा ठहरा लिया और मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। वो थोड़ी उठी हुई नकाब के अंदर से मुस्कुराती हुई आई और हमारे तांगे में बैठ गई, मेरे दोस्त के साथ। मेरी समझ में ना आया कि क्या किया जाए। मैंने उस बुर्कापोश औरत से कोई बात न की और तांगे वाले से कहा कि वो रेडियो स्टेशन का रुख करे। मैं उसे अंदर ले गया। डायरेक्टर साहब से मेरे दोस्ताना ताल्लुक थे। मैंने उनसे कहा, ये खातून हमारे रास्ते में पड़ी हुई मिल गई, आपके पास ले आया हूं और दरख्वास्त करता हूं कि इन्हें यहां कोई काम दिलवा दीजिए। उन्होंने उसकी आवाज़ का इम्तिहान करवाया, जो काफ़ी संतोषजनक था। जब वो ऑडिशन देकर आई तो उसने बुर्का उतारा हुआ था। मैंने उसे गौर से देखा। उसकी उम्र 25 के करीब होगी। रंग गोरा, आंखें बड़ी बड़ी, लेकिन उसका जिस्म ऐसा मालूम होता था जैसे शकरकंदी को भूभल, अर्थात ऐसी गर्म राख जिसमें कुछ चिंगारियां भी हों, में डालकर बाहर निकाला गया है। हम बातें कर रहे थे, इतने में चपरासी आया। उसने कहा, बाहर एक तांगे वाला खड़ा है, वो किराया मांगता है। मैंने सोचा शायद ज्यादा अरसा गुजरने पर वो तंग आ गया है। चुनांचे मैं बाहर निकला। मैंने अपने तांगे वाले से पूछा, भाई क्या बात है, हम कहीं भाग तो नहीं गए? वो बड़ा हैरान हुआ। क्या बात है सरकार, तुमने कहला भेजा कि मेरा किराया अदा कर दो। मैंने जनाब किसी से कुछ भी नहीं कहा। उसके तांगे के साथ दूसरा तांगा खड़ा था। उसका कोचवान जो घोड़े को घास खिला रहा था मेरे पास आया और बोला, वो औरत जो आपके साथ गई थी कहाँ है? अंदर है। क्यों? जी उसने 2 घंटे मुझे खराब किए, कभी इधर जाती थी कभी उधर। मैं तो समझता हूं कि उसको मालूम ही नहीं था कि उसे जाना कहाँ है। अब तुम क्या चाहते हो? जी मैं अपना किराया चाहता हूं, मैं उससे लेकर आता हूं। मैं अंदर गया। उस बुर्कापोश औरत से, जो अपना बुर्का उतार चुकी थी, कहा, तुम्हारा तांगे वाला किराया मांगता है। वो मुस्कुराई, मैं दे दूंगी। मैंने उसका पर्स जो सोफे पर पड़ा था उठाया, उसको खोला, मगर उसमें एक भी पैसा नहीं था। बस के चंद टिकट थे और 2 बालों की पिनें और एक वाहियात किस्म की लिपस्टिक। मैंने वहां डायरेक्टर के दफ्तर में कुछ कहना मुनासिब न समझा। उससे विदा मांगी। बाहर आकर उसके तांगे वाले को 2 घंटे का किराया अदा किया और उस औरत को अपने दोस्त की मौजूदगी में कहा, तुम्हें इतना तो ख्याल होना चाहिए था कि तुमने तांगा किया है और तुम्हारे पास एक कौड़ी भी नहीं। वो खिसियानी सी हो गई। आप बड़े अच्छे आदमी हैं। मैं बहुत बड़ा हूं, तुम बड़ी अच्छी हो। कल से रेडियो स्टेशन जाना शुरू कर दो, तुम्हारी आमदनी की सूरत पैदा हो जाएगी। ये बकवास जो तुमने शुरू कर रखी है उसे छोड़ दो। मैंने उसे मजंग इलाके के पास छोड़ दिया। मेरा दोस्त वापस चला गया। संयोगवश मुझे एक काम से वहीं जाना पड़ा। देखा कि मेरा दोस्त और वो औरत इकट्ठे जा रहे थे। ये भी लाहौर का ही वाकया है। चंद रोज हुए मैंने अपने एक दोस्त को मजबूर किया कि वो मुझे 10 रुपए दे। उस दिन बैंक बंद थे। उसने क्षमा मांगी, लेकिन जब मैंने उस पर जोर दिया कि वो किसी न किसी तरह 10 रुपए पैदा करे, इसलिए कि मुझे अपनी एक इल्लत अर्थात कमी पूरी करनी है जिससे तुम बखूबी वाकिफ हो, तो उसने कहा, अच्छा मेरा एक दोस्त है, वो शायद इस वक्त कॉफ़ी हाउस में होगा,
वहां चलते हैं, उम्मीद है काम बन जाएगा। हम दोनों तांगे में बैठकर कॉफी हाउस पहुंच गए। माल रोड पर बड़े डाकखाने के करीब एक तांगा जा रहा था। उसमें नसवारी रंग का बुर्का पहने एक औरत बैठी थी। उसकी नकाब पूरी की पूरी उठी हुई थी। वो तांगे वाले से बड़े बेतकल्लुफ अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी। हमें उसके शब्द सुनाई नहीं दिए, लेकिन उसके होठों की जुम्बिश से जो कुछ मुझे मालूम होना था हो गया। हम कॉफी हाउस पहुंचे तो उस औरत का तांगा भी वहीं रुक गया। मेरे दोस्त ने अंदर जाकर 10 रुपयों का बंदोबस्त किया और बाहर निकला। वो औरत नस्वारी बुर्के में जाने किसका इंतजार कर रही थी। हम वापस घर आने लगे तो रास्ते में खरबूजों के ढेर नजर आ गए। हम दोनों तांगे से उतरकर खरबूजे परखने लगे। हमने आपस में फैसला किया कि अच्छे नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनकी शक्ल सूरत बड़ी बेढंगी थी। जब उठे तो क्या देखते हैं कि वही नस्वारी बुर्का तांगे में बैठा खरबूजे देख रहा है। मैंने अपने दोस्त से कहा, खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग पकड़ता है, आपने अभी तक ये नस्वारी रंग नहीं पकड़ा। उसने कहा, हटाओ जी, ये सब बकवास है। हम वहां से उठकर तांगे में बैठे। मेरे दोस्त को करीब के एक केमिस्ट के पास जाना था। वहां 10 मिनट लगे। बाहर निकले तो देखा नस्वारी बुर्का उसी तांगे में बैठा जा रहा था। मेरे दोस्त को बड़ी हैरत हुई। ये क्या, ये औरत बेकार क्यों घूम रही है? मैंने कहा, कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। हमारा तांगा हॉल रोड की ओर मुड़ने ही वाला था कि वो नस्वारी बुर्का फिर नजर आया। मेरे दोस्त यद्यपि कुंवारे हैं, लेकिन बड़े जाहिद अर्थात संयमी हैं। उनको जाने क्यों उकसाहट पैदा हुई कि उस नस्वारी बुर्के से बड़ी बुलंद आवाज में कहा, आप क्यों आवारा फिर रही हैं, आइए हमारे साथ। उसके तांगे ने फौरन रुख बदला और मेरा दोस्त सख्त परेशान हो गया। जब नस्वारी बुर्का उससे बात करने लगा तो उसने उससे कहा, आपको तांगे में आवारागर्दी करने की क्या जरूरत है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। मेरे दोस्त ने उस नस्वारी बुर्के से शादी कर ली। श्रोता बंधुओं, अभी आप सुन रहे थे लेखक सआदत हसन मंटो की लिखी कहानी शिकारी औरतें। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने जानने वालों में शेयर करिएगा, ताकि वे भी इसका आनंद उठा सकें। नई कहानियों को समय पर सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।